नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव की। मध्य प्रदेश में अगर 15 महीनों के बीच के कार्यकाल को 2019-20 के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो 2003 से 2023 तक यानी लगभग 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। लेकिन 20 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन सी चुनौतियां आ रही है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मुकाबला कर रही है, इस सवाल के साथ साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी आपसी अंतर्द्वंद से उभर गई है और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है, और इन सब के बीच वोटर का मिजाज क्या कहता है। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी या जो कुछ छोटे दल भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी अपने अपने क्षेत्रों में सीमित भूमिका है, इन सब भूमिकाओं के बीच महाराज, शिवराज और नाराज में बटी हुई भाजपा और एक तरफ दिग्विजय कमलनाथ खेमे में बटी दिख रही कांग्रेस किस दिशा में सियासत को लेकर जा रही है और ये चुनाव परिणाम अंततः किधर जाएगा, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इस मुद्दे के साथ साथ एक मुद्दा जो बेहद महत्वपूर्ण है कि आम जनता के मुद्दों के साथ मध्य प्रदेश का वोटर, मध्य प्रदेश के राजनीतिक दल क्या अपने आप को क्लब कर पा रहे हैं। इन सारे सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने किसान नेता और समाजवादी चिंतक डॉक्टर सुनीलम जी, वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता जी एवं बीबीसी हिंदी के साथ एक लंबा वक्त बिता चुके वरिष्ठ पत्रकार समीरात्मज मिश्र जी। सबसे पहले मैं सुनीलम जी आपके पास आ रहा हूं। क्या लगता है मध्य प्रदेश के इस चुनाव में अभी थोड़ी देर बाद कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और वो अपने घोषणा पत्र का भी ऐलान करेंगे। ये ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, ये सब किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। जी अभिषेक जी, असल में जो शुरुआत के अंदर तो कांग्रेस जो है वो आगे है, कई मायनों में आगे है। एक तो ये है कि उसने पहले गारंटी कार्ड अपना जारी कर दिया। कर्नाटक को उसको जीत हुई थी और उसको लगा कि ये विनिंग फॉर्मूला है और उसने कर्नाटक की तरीके से यहाँ पर गारंटी जो है मध्य प्रदेश के मतदाताओं को दे दी। लेकिन हुआ ऐसा कि उनको आइडिया नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो सभी गारंटियों को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। और उन्होंने वो गारंटियां को लेके आगे भी बढ़ गए और उनको लागू करने की घोषणा भी कर दी और कुछ को लागू भी कर दिया उन्होंने। तो फिर ये हो गया कि अब ये जो है गारंटी के ऊपर ये चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन फिर जब बहुत आपने देखा कि मुहूर्त के अंदर आजकल कांग्रेस कितना विश्वास रखने लगी है कि जब पितृपक्ष समाप्त हुआ तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त में 144 की जो उन्होंने सीट निकाली, तो उसके अंदर काफी सारे पुराने पुराने जो लोग थे, मतलब जो एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप है कांग्रेस की, जिलों के अंदर, विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उन सबको उन्होंने उसमें स्थान देने का काम कर दिया। अब घोषणा पत्र भी उनका आज आया जा रहा है। उस तरीके से अगर देखा जाए तो फिर उसमें कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी वाला जो मामला है वो उसके लिए सबसे बड़ा एक किस्म का वरदान नहीं, साबित हो रहा नीलम जी है। यही और सवाल यहाँ अकेला उठता एंटी है। इनकम्बेंसी नहीं है नीलम जी, ये। जी। यही सवाल उठता जी। है कि एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है या एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है। नहीं, देखिए, यहाँ तो मामला साफ है। यहाँ जो भी कुछ है मामला शिवराज के खिलाफ है। वो मोदी वाला मामला जो है वो यहाँ पर भले ही मोदी जो हैं वो खुद ही मतलब उन्हीं के चेहरे पर ये चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह जो हैं, मैं तो अभी आ रहा था जिस ऑटो से, उस ऑटो वाले ने कहा कि साहब मैं तो वोट दूंगा भाजपा को, लेकिन अभी कैंडिडेट हमारा बदल जाएगा, उम्मीदवार। और तो हमने कहा किसको, आप चीफ मिनिस्टर का वो अभी पता नहीं है, लेकिन पता उसका चल जाएगा। मतलब ये वाली बात हो गई है कि यहाँ का बच्चा बच्चा ये जानने लगा है कि शिवराज सिंह तो अब चीफ मिनिस्टर के तौर पर लौट नहीं रहे हैं। अब क्लेमेंट बहुत ज्यादा है। क्लेमेंट, जो सबसे बड़े क्लेमेंट हैं, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से सीट लड़ रहे हैं और उनके यहाँ पर आप सोचिए किसानों की इतनी दुर्गति हो रही है। बाजरा 2500 रुपए क्विंटल का रेट है, वो 1800 में, 1500 में, कहीं 1700 में बिक रहा है। और अभी आपने देखा होगा अजीत अंजुम ने वहां पे मंडी में जाकर के रिपोर्ट किया। हम लोगों का संगठन वहां पर अभी धरने वगैरह, प्रदर्शन वगैरह करने का काम कर रहा है। तो मतलब दिमनी की सीट के बारे में अगर आप पता लगाओ, जो सबसे पावरफुल सीट है, वहां पर भी लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो लगता है नरेंद्र सिंह तोमर हार जाएंगे। आप प्रहलाद पटेल,
जी जो एकदम महाबली जिनको कहा जाता है ना, कि जो कभी हारते ही नहीं है, जिनकी अपनी वास्तव में अपनी खुद की ताकत भी है, उनके बारे में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो हार रहे हैं। मतलब मेरा ये है कि मोदी जी के बाद क्योंकि आपने रेफरेंस लाया हुआ है, तो मेरा कहना ये है कि मोदी जी तो ये मान के ही चल रहे हैं कि यहाँ पर हार हो जाएगी हमारी और हमको 2024 के लिए तैयारी करनी है। तो इसलिए अपने उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए और उनको ये चेक कर रहे हैं कि इनमें से कितने लोग कितने पानी में हैं, ताकि प्रॉपर जी किस्म से लोगों को वहाँ पर चुनाव लड़वाने का 2024 के अंदर किया जा सके। अब इसमें एक और फैक्टर है, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरा जो इसे कहते हैं ना, सरकार तो इन्होंने बना ली, लेकिन भाजपा को पूरा गड्ढे में गिरा दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, क्योंकि उनका एक समूह बन गया, उनका एक गुट बन गया। और ऐसा गुट है वो, जो उसको आपने कई भाजपा गिनाई, एक महाराज भाजपा भी यहाँ चलती है, विशेष तौर पे जी ग्वालियर चंबल संभाग में और मालवा के रीजन के अंदर। ये महाराज भाजपा जो है, ये किसी भाजपा को मानते नहीं, किसी नेता को मानते नहीं। इनकी गाड़ियों पे भी लिखा रहता है महाराज भाजपा, और ये कहते हैं कि भाई हम तो महाराज के साथ में हैं। अब जी महाराज जो है वो हो गए एक आउटसाइडर, और जो इनसाइडर हैं, मतलब जो पुराने लोग हैं, चाहे वो संघ के लोग हैं, चाहे वो अपना भाजपा के लोग हैं, वो लोग बड़ा खिलाफत करने का काम कर रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिससे कि बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं देखता हूँ कि जी जैसे जो अलग-अलग 36 सीटें हैं यहाँ पर अपना ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर, तो उसके अंदर जो है आगे है। विंध्य के इलाके के अंदर जो है, अभी आपने देखा कि भाजपा का जो अपना खुद का एक विधायक थे, वो विधायक को इस्तीफा जो है नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया। और उनके बारे में, हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, लेकिन शायद वो अपनी कांग्रेस पार्टी से शायद चुनाव लड़ने का काम वो करेंगे। तो अलग-अलग मैं आ महाकौशल रहा के हूँ इस इलाके मुद्दे में तो पर कांग्रेस सुनीलम पार्टी जी। पहले ही आगे रहती है। सुनीलम जी, जी, इस जी, मुद्दे बोलिए। पर मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मुद्दे पर नारायण त्रिपाठी का भी मामला है, कांग्रेस का भी मामला है, इन सब पे चर्चा करेंगे। शरद गुप्ता जी, आपको क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो बैकफुट पर बताया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण उसका अंतर्विरोध है, या भारतीय जनता पार्टी अलग-अलग रीजन में, चाहे वो मालवा का रीजन हो, चाहे वो विंध्य का रीजन हो, चाहे वो ग्वालियर संभाग हो, चंबल संभाग, या बघेलखंड या बुंदेलखंड का इलाका हो, इन सब इलाकों में कहा जा रहा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है। संघ की सबसे बड़ी प्रयोग स्थली में बीजेपी अगर वाकई पिछड़ रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक पहली चीज तो ओवरडोज ओवरडोज ऑफ बीजेपी। भाई जैसे अभी आप खुद ही बता रहे हैं कि पिछले 20 साल से लगभग वहां पर भाजपा का शासन है। जी दूसरी चीज, ये पहली बार नहीं है, पिछले चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। लेकिन और इसी वजह से वो हारे भी थे, भले ही कुछ सीटों से हारे, लेकिन हारे थे। और फिर जोड़ तोड़ करके जिस तरीके से सरकार बनाई सबको पता है। तो वो जो लोगों में पिछली बार नाराजगी थी, इस 5 साल में और बढ़ गई है। खुद बीजेपी और संघ के लोग कहते हैं कि अगर उन्होंने, मतलब पार्टी ने चेंज कर दिया होता मुख्यमंत्री 6 महीने पहले, साल भर पहले, तो फर्क पड़ जाता। लेकिन अब उनके अपने आंकड़ों के अनुसार बीजेपी कहीं भी मतलब बहुमत पाने के आसपास भी नहीं दिख रही, जो उन्होंने अपने सर्वेक्षण कराए हैं। लेकिन उनका एक आशा अभी भी बंधी हुई है, एक नहीं बल्कि 2 आशाएं हैं। पहली आशा उनकी कांग्रेस से है कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में जो मतभेद है वो उसकी वजह से थोड़ा सा गहराएगा। और जो लिस्ट कांग्रेस की रुकी हुई है, तो उसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह उसमें अपने लोगों को उतारना चाहते हैं और कमलनाथ चाहते हैं कि उनके लोग उतरे। तो एक तो बीजेपी की आशा यह है कि दोनों के अंतर विरोध में कुछ फायदा बीजेपी को हो जाए। और जो सबसे बड़ी बीजेपी की आशा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि वहां पे चुनाव ही इस बार शिवराज सिंह चौहान के नाम पे नहीं हो रहा, मोदी के नाम पे हो रहा। नारा ही है कि एमपी के मन में है मोदी। तो इसलिए उनको लगता है प्रधानमंत्री सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं बीजेपी के, और जब वो उतरेंगे, रैलियां करेंगे, एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां करेंगे, तो एक माहौल बनेगा। और उसमें जो बीजेपी अभी बहुमत से दूर दिख रही है, बहुमत से आगे निकल जाएगी, ऐसा बीजेपी की आशा है। जी, मैं आ रहा हूं अभी आपके पास। समीरात्मक जी, कांग्रेस पार्टी के अंतर्द्वंद को लेकर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं।
भले ही माहौल कांग्रेस के पक्ष में बताया जा रहा हो। वहीं बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा इस बार घोषित नहीं है। शिवराज सिंह चौहान अपनी आखिरी पारी संभवतः बतौर मुख्यमंत्री खेल चुके हैं। क्या कारण है, कौन सी परिस्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जैसे क्रूशियल स्टेट में, जहां बुरे हालात में भी, फील गुड और इंडिया साइनिंग के दौर में भी, जब भाजपा से सत्ता छीन रही थी, मध्य प्रदेश एक तरफा बीजेपी के पक्ष में लोकसभा चुनाव में खड़ा था। 2019 में भी, 2009 में भी, जब कांग्रेस मध्य प्रदेश वो पूरे देश में मनमोहन सिंह के चेहरे के साथ मनरेगा और तमाम चीजों के साथ आगे बढ़ी थी, मध्य प्रदेश ने बीजेपी की लाज बचाई थी। आज वो मध्य प्रदेश जाति जनगणना के मुद्दे पर भी मुखर दिख रहा है। आज वो मध्य प्रदेश ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर भी मुखर दिख रहा है। आज वो मध्य प्रदेश आदिवासी चेतना के मुद्दे पर भी मुखर दिख रहा है, जिसमें एक आदिवासी नवयुवक को एक विधायक प्रतिनिधि, बीजेपी का एक विधायक प्रतिनिधि, सबने देखा होगा कि पेशाब करता हुआ उसके ऊपर पाया गया था। इन सब फैक्टर के रहते हुए चाहे जितने सांसदों को मध्य प्रदेश में बीजेपी उतार दे, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार चुनावी राह 2018 जैसी होगी, जिसमें कांटे की टक्कर में वो महज कुछ ही सीटों से पिछड़ गई थी? अभिषेक जी, दो तीन बातें हैं। एक तो जो आपने शुरू में कहा कि ये लगभग 20 साल सरकार सत्ता में रही और उसमें से ज्यादातर टर्म 2-3 साल शायद उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, उसके बाद से शिवराज जी ही है। 15 साल से ज्यादा समय से एक तरह से लगातार उनको मान लीजिए। और निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी पिछली बार भी था, यद्यपि वो उतना ज्यादा मुखर होकर के नहीं दिखाई पड़ा, और जैसा कि अभी शरद सर बता रहे थे कि इस बार वो ज्यादा है, वो दिखाई भी पड़ रहा है। दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहा है कि वहां की पब्लिक बोल रही है, इस वजह से तो दिखाई ही पड़ रहा है। और बहुत सारे कई ऐसे घोटाले, नियुक्तियां, शिक्षा, सब बहुत सारे मुद्दे हैं जो हर जगह होते हैं। यहाँ जो वो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो बीजेपी की जो एक वर्किंग स्टाइल है और बीजेपी के नेताओं के जो वक्तव्य है वहां दिखाई पड़ रहा है। जो नारा दिया जा रहा है कि मोदी के सहारे और उसके पहले कि कोई आपके पास 15 साल का एक चीफ मिनिस्टर है तो आप 15 साल उसके नाम पे क्यों लड़ते रह गए, आज आप एकाएक उसको हटा दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो नाकाम है। पार्टी ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो या ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ है। मुख्यमंत्री के खिलाफ है तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार के खिलाफ है, और सरकार के खिलाफ है तो पार्टी कहां से बची रह जाएगी। दूसरी बात, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार बयान आ रहे हैं, यहां तक बोल गए वो, हालांकि वो पूरा उनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके लगता है कि अजीब टाइप की वो बौखलाहट और झुंझलाहट में है और दबाव में काम कर रहे हैं, कि यहां तक वो बोल गए कि सब कुछ मिल जाएगा आपको और मामा जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। यानी कि अगर पार्टी जीत भी गई तो मुझे यहां से हटाने की साजिश हो चुकी है, सीधे सीधे कहने का यही तात्पर्य था। उसके अलावा सविनात्मक जी, मैं एक चीज याद दिला दूं आपको, मैं आपको इसलिए माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। मुझे अभी 2-3 दिन पहले संघ से बेहद अंदरूनी जानकारी रखने वाले एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया, टेलीविजन के वो स्टार रहे एक दौर में, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बताया कि शिवराज सिंह चौहान को पहले ही रास्ते के कांटे की तरह निकालने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक ओबीसी चेहरा है, संघ के प्रिय है, और 2019 में यदि मामला फंसता है जाति जनगणना, 2024 में यदि मामला फंसता है जाति जनगणना के दौर में, तो शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली लाए जाने की संभावना गुजरात लॉबी को दिख रही है कि सीटों की कमी पड़ेगी तो दूसरे लोगों को ओबीसी प्लैंक पर साथ में लाया जाए, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे करके। इस वजह से शिवराज सिंह चौहान को पहले ही किनारे करने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातें हैं? कहीं से दूर दराज तक ये कहीं से उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है, कहीं से भी कोई इसका क्लू नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब शिवराज सिंह 2014 के बाद शिवराज सिंह और बाकी जो उनके पीढ़ी के नेता थे वो सब अब इतने पीछे हो गए हैं कि अब कोई मतलब नहीं है। अब तो अगर मतलब कि कोई दिखाई पड़ रहा है और सबको ये पता है और आरएसएस की भी बैकिंग है, तो उसमें एक ही व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, या हम बहुत मान सकते हैं तो 2 व्यक्ति, जो नितिन गडकरी और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आप ये कहिए कि किसी से
नरेंद्र मोदी अमित शाह को खतरा दिखाई पड़ रहा है कि उनको रिप्लेस कर देंगे या संघ उनको रिप्लेस करवा सकता है, तो मैं इस चीज को नहीं स्वीकार कर पाता हूं। अपने कोई अंदाज से नहीं बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों से बातचीत के आधार पर भी बता रहा हूं जो मेरी अपनी जानकारी है। अब मैं उस पे आता हूं जहां मैंने अपनी बात को रोका था। तो ये तो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हो गया। उसके अलावा जिन बड़े नेताओं को भेजा गया कि आप जाकर के अब लड़िए, राष्ट्रीय स्तर के नेता भले आप हैं लेकिन विधायकी लड़िए, तो एक उम्मीद, एक पॉजिटिव उसकी मीनिंग ये भी निकलती है कि आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन आप उन नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बयान सुनिए कि कह रहे हैं कि मेरी लड़ने की इच्छा नहीं थी, अब जबरन लड़ाया जा रहा है तो क्या करूं, मैं लड़ना ही पड़ेगा। तो अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाते हुए उनको विधायकी लड़ाया जा रहा हो तब तो प्रसन्नता होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि मैं तो लड़ना नहीं चाह रहा था, मैं तो लड़ाना चाह रहा था, जबरन मुझे लड़ाया जा रहा है, इसका मतलब कि अगर बहुत होगा तो यहाँ विधायकी से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके अलावा जो एक बहुत माना जा रहा है कि अगर शिवराज सिंह को हटा करके वहां दूसरा किसी को लाया जाएगा तो शायद नरेंद्र सिंह तोमर को लाया जाए। तो नरेंद्र सिंह तोमर के इलाके में पूरे ग्वालियर और चंबल का जो पूरा संभाग है वहां बीजेपी की स्थिति और खराब है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र तोमर भले ही एमपी का चुनाव जीत गए हो, विधायकी का चुनाव हार भी जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री की कुर्सी कहाँ दिख रही होगी? उनकी तो ये भी दिख रही होगी कि ये मंत्री पद भी चला जाएगा और अगली बार अब किसी तरह का कोई क्लेम लोकसभा का टिकट पाने का नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर में जो अंतर्द्वंद चल रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा ये फैक्टर है कि बीजेपी बहुत ज्यादा वहां पे उत्साहित नहीं है और वो बहुत उम्मीद की किरणें नहीं देख रही है। बाकी अब इसमें कोई चमत्कार हो जाए तो हो जाए, वो अलग बात। मैं आ रहा हूं, अभी चमत्कार पर ही बात करेंगे। सुनीलम जी, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, आप लोगों की परिचर्चा से भी लग रहा है। कारण क्या है कि बीजेपी जब पार्टी बैकफुट पर है तो सारे स्टैलवर्ट को कहीं ना कहीं दांव पर लगा रही है, और ये स्टैलवर्ट यदि चूक गए, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे दूसरे लोग हो, और इन सब के बीच उमा भारती ओबीसी फैक्टर को लेकर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो जब उमा भारती किसी मुद्दे को एग्रेसिव ढंग से लेकर के, वो ओबीसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती हुई दिख रही है, वो मंडल पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी अपने सारे मोहरे को दांव पर लगाकर फिर लोकसभा चुनाव में क्या बचेगा उसके पास, क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? असल में एक बात तो मैं जो यहाँ पर आप कह रहे थे और मिश्र जी ने जो कहा यहाँ पर कि उनकी सहमति नहीं है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये जो शिवराज सिंह चौहान कोई थ्रेट नहीं है सेंटर के लिए और मोदी और अमित शाह के लिए। इतना ही है कि ये अपना जो पुराना इनके गुरुदेव थे उनके बगल में मार्गदर्शक मंडल में बैठ सकते हैं, बहुत होगा तो कैबिनेट मंत्री इनको बना सकते हैं अगर जो है 24 के अंदर सरकार बनती है तो। फिलहाल तो मामला ये है कि इनका रिटायरमेंट मध्य प्रदेश से तो हो गया। ये इम्पोर्टेंट है कि ये क्यों हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए गृह मंत्रालय इनके पास में है, 245 तो लिस्टेड घोटाले हैं जिनकी सूची कांग्रेस पार्टी ने निकाली है और तमाम सारे लोग ये जानते हैं कि ये घोटाले जो है अगर कांग्रेस की सरकार बनी और इसकी जांच हुई तो इनका तो काम भारी होने वाला है शिवराज सिंह चौहान का। तो कम से कम पार्टी की क्रेडिट उसके अंदर बची रहेगी। पार्टी को जो है अगर उनका चेहरा सामने रखते और मान लो जो है फिर उनका क्लेम भी रहता कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा और फिर उसके बाद में इस तरीके की अगर बातें होती, तो मुझे लगता है कि जो घोटालों के आरोप लग रहे हैं वो बहुत सीरियस हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी उन आरोपों को सीरियसली लेने का काम किया है। उन्हें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कंटेंट है और इसमें मामला जो है वो फंस सकता है, ये एक बात है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि असल में यहाँ पर जो फाइट जो है उसमें जब भी चर्चा करते हुए हर समय एक बात ही कहता हूँ, यहाँ बहुत क्लोज फाइट है। मध्य प्रदेश के अंदर हर जो एनालिस्ट है वो इस बात को जानता है कि अगर किसी की सरकार बनी भी, जिसकी भी बन जाए, मान लीजिए हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की बनेगी, लेकिन अगर कुछ और भी हो जाए तो अंतर जो है आपको मालूम है
दोनों के पास में 40-40% वोट है। अगर किसी का कम होगा तो 1-2% कम हो जाएगा, 1-2% बढ़ जाएगा। तो यहाँ ये जो लड़ाई है, यहाँ नहीं पर नहीं, सुनीलम जी, 1% के ऊपर सुनीलम जी 16 पिछली सीटें। नहीं, बार मैं आपको बीजेपी के बता रहा वोट हूँ की सर, सीटें ज्यादा थे, आप सीटें जो है कांग्रेस की ज्यादा हो गई। अरे लेकिन थी तो दोनों 40 पॉइंट पे थे ना सर, 40.7, 40.2 ऐसा था ना। तो मेरा कहने का जी मतलब है कि अभी यहाँ पर 1% पे 16 सीटें, 2% पे 32 सीटें और 3% के ऊपर जो है यहाँ पर 42 सीटें, 45 सीटें और 5% के ऊपर 70 सीटें। इतनों का है यहाँ पर खेल। ये सब लिस्टेड है, ये सब लोगों ने निकाला हुआ है, ये सब जो है सोशल मीडिया के अंदर कोई भी देख सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो अलग अलग दल हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें एक भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी एक तरीके से मतलब सफलता हासिल की है कि इन्होंने बीएसपी और गोंडवाना का गठबंधन करा दिया है। उसको ये फाइनेंस करने का काम करेंगे। फाइनेंस करने का मतलब ये है कि ये 25-50 सीटों के ऊपर 15 से 25,000 वोट जो है ये कांग्रेस का ये बिगाड़ने की स्थिति में आएंगे, अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग कैंडिडेट्स का। इसलिए अब ये जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करे। लेकिन अभी ऐसा जो कुछ लग रहा है कि मतलब जो 9 सीटें यहाँ समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर की थी और उसमें से 5 सीटों के ऊपर जो है कांग्रेस ने भी डिक्लेयर कर दिया और कमलनाथ जो है उनकी यहाँ पर बाइट दिखाई जा रही है। कमलनाथ कह रहे हैं कि भाई ये तो मामला ही नहीं है, मतलब इंडिया गठबंधन का जो है वो तो 24 का है गठबंधन, उसका तो स्टेट से कोई संबंध नहीं है। अब अगर ऐसी स्थिति रहती है, अगर समाजवादी पार्टी भी इंडिपेंडेंट रहती है और उसके पास में, क्योंकि मैं लखनऊ में ही था अभी, और लखनऊ के अंदर मैंने देखा कि 2 दिन पहले वहां पर करीब 30-40 जो उम्मीदवार थे वो थे और अगले दिन 60 उम्मीदवार थे। तो 100 उम्मीदवार तो वहां पर लखनऊ के अंदर डेरा डाले हुए हैं। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी 100 के 100 को दे देती है और कम से कम ये जो 13 जिले हैं यूपी के आसपास के, इसके अंदर उसका वोट है, 92 के बाद से लड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ वोट जो है मिलता रहता है। और एक समय था मैं जब विधायक दल का नेता था तब 8 एमएलए थे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के। इस समय जो है 1 पे जीते थे और 4 पे नंबर 2 के ऊपर थे। मतलब कुछ ना कुछ वोट है। तो वो भी अगर डैमेज हो जाता है और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर लड़ रही है, वो भी 40, 50, 60 सीटें अगर वो लड़ती है, तो ये जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि पूरा अनिश्चित हो जाएगा। वो सीट टू सीट डिपेंड नहीं, एक करेगा, चीज बताइए वो सुनीलम जी, जो कॉम्बिनेशन बात पे आप कह डिपेंड रहे हैं, करेगा। जी 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 सुनीलम जी जी। जो बात आप कह रहे हैं, इसी बीच में एक कमलनाथ का और वीडियो वायरल है जिसमें वो टिकट नहीं मिलने वाले नाराज नेताओं से कह रहे हैं कि जाकर दिग्विजय और उनके बेटे जयवर्धन के कपड़े फाड़े। इसके बाद में एक दिग्विजय सिंह का भी ट्वीट है, वो भी देखने लायक है कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद्व दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्य पूर्वक समाधान निकालें। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मन और मेहनत का मेल रखते हैं। नर्मदे हर। अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड वो नर्मदा माता का नाम लेकर के वो कर रहे नहीं हैं। नहीं, वो सॉफ्ट दूसरी हिंदुत्व चीज, का कार्ड नहीं है। नहीं नहीं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड बिल्कुल नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड तो कमलनाथ जो है, आपको मालूम है, छिंदवाड़ा में उन्होंने सबसे बड़ी बजरंगबली की मूर्ति लगवाई हुई है और जो है उनका दावा है कि ये सबसे बड़ी दुनिया की मूर्ति है बजरंगबली की। और वहां पर उसके अंदर वो उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट उसे बनवा दिया है। सब लोग जाके सेल्फी पॉइंट बन गया है छिंदवाड़ा का, जो भी जाता है वहां पे करता है। उसी को देखते देखते जी बीजेपी ने एक शंकर जी की मूर्ति दूसरे रोड पे बनवा दी है और उनका ये दावा है कि इससे बड़ी शंकर की मूर्ति पूरे देश के अंदर कहीं बनी नहीं है। तो ये हिंदुत्व हिंदुत्व वाला मामला तो आपको मालूम है, मुहूर्त के अंदर सब मेरा काम हो रहा है। कहना ये भारतीय है जनता सुनील जी पार्टी कि इस कमलनाथ। अंतर जी द्वंद जी का जी। क्या असर पड़ेगा मध्य प्रदेश में, जब आप इतना क्लोज बता रहे हैं, कांग्रेस के अंदर के इस अंतर द्वंद का क्या असर पड़ेगा? मुझको ऐसा लगता है, मैं जितना जानता हूं, मुझे लगता है कि जब कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जैसे को और अशोक गहलोत को अगर एक टेबल पे बैठा दिया और छत्तीसगढ़ के अंदर टीएस सिंहदेव को, भूपेश बघेल को अगर एक टेबल पे बैठा दिया, तो ये सब मामले वैसे हैं कि लूज टॉक है ना। और कमलनाथ जो है, मतलब ऐसा अगर उन्होंने बोला है तो वो मतलब बोल सकते हैं और दोनों मुंह फट है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दे मीन इट, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है जो बात जो कही है दिग्विजय सिंह ने, डूबेंगे तो सामूहिक डूबेंगे। और अब की बार का याद रखना चाहिए,
अब की बार ये याद रखना चाहिए, ये जो वरिष्ठ वाले नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कि नए लोगों को पैदा राहुल गांधी और बहन जी कर रही हैं। बहन जी मतलब प्रियंका जी की बात कर रहा हूँ, मतलब यह है जीतू पटवारी उन्होंने खड़ा किया है, एक कमलेश पटेल जी को खड़ा किया है। नई लीडरशिप कांग्रेस की पूरी तैयार करके नहीं तो सेंट्रल लीडरशिप ने रखी नीलम हुई जी है। तो अगर तो अगर नीलम जी अगर अगर इन मुख्यमंत्री लोगों कौन ने बनेगा? 3-5 सवाल किया यही है, तो जी मैं कह रहा हूँ आपसे बिल्कुल जी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ओल्ड गार्ड से कोई आएगा, कमलनाथ आएंगे या अरे नहीं, कांग्रेस का वो ही? सब छोड़िए, वो यहाँ ये सुनिए सर, ये अभिषेक जी यहाँ कोई बहस का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए सेटल्ड है 110%, कमलनाथ का सेटल्ड है, वो पहले से सेटल्ड है, वो पूरे कांग्रेस ने माना हुआ है, वो दिग्विजय सिंह ने सबने माना हुआ, उसमें कहीं कोई यहाँ चीफ मिनिस्टर वाला मामला जो है कमलनाथ के सामने कोई भी चुनौती पार्टी के भीतर से नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना रहा है बराबर, एज ए आउटसाइडर मैं कहता रहा हूँ कि भाई कांग्रेस एज ए पार्टी उसको घमंड नहीं करना चाहिए, और कमलनाथ जो है उनको एज ए मतलब फ्यूचर चीफ मिनिस्टर अगर वो अपने आप को मान रहे हैं तो भी उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए। भारत की जो जनता है और जो मतदाता है वो घमंडियों का बहुत तगड़ा इलाज करता है, इसीलिए दिग्विजय सिंह का इलाज जनता ने किया मध्य प्रदेश के, उनके जी अंदर ही बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। और पहली बार मुझको याद है जब 2014 के अंदर मोदी जी जीत गए थे और बहुत बड़ी हवा मार रहे थे, तब दिल्ली के मतदाताओं ने भी इलाज कर दिया था और वो लेके आ गए थे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को। तो लोग घमंड यहाँ पसंद करते नहीं है, और ये वाली बात कमलनाथ अच्छे ढंग से समझते हैं। लेकिन अब ये है कि उकसावे की कार्रवाई जब हो जाती है, लोग चिढ़ाते हैं ना, कांग्रेसी बहुत जो है घाघ हैं, तो वो जब चिढ़ जाते हैं तो आदमी कई बार है तो ह्यूमन बीइंग रिएक्ट कर देता है, और उसी में से कोई क्लिप बना लेता है, उसी में से कोई रिकॉर्ड कर लेता है। ये है सब मामला, लेकिन उस सबका बहुत महत्व नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा इसका, मैं जानता हूँ बातों को ठीक अंदर है। से भी। शरद गुप्ता जी, मध्य प्रदेश में अलग अलग रीजन को हम देखते हैं तो इस बार साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जा रही है। नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद वो कई कई बार मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तमाम तरह से भ्रष्टाचार से लड़ने की बात भी उन्होंने मध्य प्रदेश में ही की थी, और ये अलग बात है कि हफ्ते भर के भीतर ही अजीत पवार एंड कंपनी उनके साथ आ गई थी। मध्य प्रदेश की जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की ऐसी दुर्गति यदि विधानसभा चुनाव में जो लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंतर्द्वंद के बावजूद उनकी दुर्गति हो रही है, तो इस दुर्गति के बाद 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होगा। उस लोकसभा चुनाव में क्या आप 2018-19 को रिपीट होता हुआ देख रहे हैं, या आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का इस बार एक बड़ा विकेट गिरेगा, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या में कमी देखने को मिल सकती है? देखिए, दोनों चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है दोनों पार्टियों के पास। जहां ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभाव है, तो वहीं पे वहां सिंधिया का भी प्रभाव है। तो अब वे एक ही आदमी के समर्थकों को टिकट मिलेगा, या तो सिंधिया के लोगों को टिकट मिलेगा या तोमर के बीजेपी के लोगों को मिलेगा। तो इसी वजह से वहां से लोग भाग के बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं। और ये जो झगड़ा हुआ जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, उसका कारण वही है कि कोलारस से विधायक थे भाजपा के वीरेंद्र रघुवंशी जी। और वीरेंद्र रघुवंशी जी, उनको पता लग गया कि साहब मुझे बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस में शामिल हो। शिवपुरी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह के करीबी केपी सिंह को टिकट मिल गया। अब वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थक पहुंचे कि भाई हमें तो प्रॉमिस किया गया था टिकट, इसी वजह से हम बीजेपी छोड़ के कांग्रेस आए। तो ये समस्या दोनों जगह है, और इसी वजह से जब झगड़ा ज्यादा हुआ, वो नारेबाजी हुई, तो कमलनाथ बोल गए कि भाई ये तो इन्होंने किया है, जाके उनके कपड़े फाड़ो, मैंने तो दिया नहीं है। तो मैं जो आपसे पहले भी कह रहा था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में टिकट्स को लेकर टसल चल रही है। दिग्विजय सिंह का मानना है कि भाई अभी तक ग्वालियर संभाग में सारा का सारा डिसाइड कर देते सिंधिया, अब सिंधिया चले गए तो उनको लगा कि सब मेरी बारी आ गई है, तो अब तो कम से कम इस एरिया में मेरे समर्थकों को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन कमलनाथ चाहते हैं कि नहीं, वो डिसाइड करें। तो ये झगड़ा जो चल रहा है, उसी में ही इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और वो वायरल हो गया है कि साहब जाके दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। अब आप दो वरिष्ठ नेता हैं,
और ये बताइए पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस को एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं मिला। अगर चलिए ठीक है, वही उम्मीदवार रहे कमलनाथ, ठीक है, कोई बात नहीं, तो कम से कम एक अध्यक्ष तो नया हो सकता था। कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, कांग्रेस का अध्यक्ष, आखिर सिंधिया क्यों गए? तो इसीलिए गए क्योंकि उनके लिए जगह नहीं थी। तो इस तरीके की अगर कांग्रेस काम करेगी तो जो आज बढ़त दिख रही है वो मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके की बढ़त कायम रहेगी। और जो आप पूछ रहे हैं उस वही सवाल का जवाब मैं देता हूं कि मुझे लगता है कि 2018-19 का जो चुनाव था ये उसके बिल्कुल आसपास ही रहने वाला है। जो आज लोग कह रहे हैं कि सर बीजेपी को 60-70 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, मुझे लगता है कि जब चुनाव परिणाम आएगा तब तक बीजेपी कुछ डिस्टेंस तय कर लेगी और उधर से कांग्रेस भी नीचे उतरने का कुछ डिस्टेंस तय करेगी। तो मीटिंग पॉइंट आसपास ही रहेगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। नहीं, अंतर की बात नहीं कर रहा है। एक चीज इसमें आप बताइए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक चुनाव आपने मुझे बताया था कि अशोक गहलोत कैसे हारे थे राजस्थान में। ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक फर्क है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 के करीब है, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी 250 के आसपास या उससे भी कम है। छोटे छोटे बूथ है, यानी हर बूथ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अनुपात ज्यादा होगा, ये क्लियर है। मध्य प्रदेश में नंबर ऑफ बूथ, क्षेत्रफल बड़ा है तो होगा ही, एरिया बड़ा है तो। क्या लगता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उनकी ओल्ड पेंशन की मांग ये विधानसभा चुनाव तक सीमित रहेगी या ये लोकसभा चुनाव तक को भी प्रभावित करने की स्थिति में होगी? और वाकई क्या आपको लगता है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लो डेंसिटी पॉपुलेशन वाले स्टेट में ज्यादा कारगर रूप से किसी भी पार्टी के पक्ष में माहौल बना या बिगाड़ सकती है? मैं यहाँ पे बैठ के नहीं कह सकता कि साहब कितना इम्पैक्ट क्या करेगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम हर व्यक्ति के लिए कैश रिवॉर्ड्स के साथ 8वीं क्लास तक के बच्चों को 500 उससे ऊपर, 1000 उससे ऊपर 1500, यहाँ तक कि तेलंगाना में अगर पार्टियां सोना दे रही हैं, फ्रीबीज तो ऐसी हो गई हैं जो रेवड़ियां बट रही हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं और बीजेपी भी पीछे नहीं है। नहीं तो ओल्ड पेंशन स्कीम को आप फ्रीबीज की कैटेगरी में रखते हैं? बिल्कुल भाई, अल्टीमेटली जाएगा पैसा कहां से? आप ही की जेब से जाएगा ना। जो खजाने की किटी है, मान लीजिए 100 रुपए की है, उसी 100 रुपए से तो खर्च होना है। तो आप उसको 50 रुपए खर्च कीजिए, 60 रुपए खर्च कीजिए या 110 रुपए खर्च कीजिए। मामला इससे जुड़ा हुआ है कि 10 रुपए आप उधार लीजिए। तो ये तो वो है ना, एक कहावत है, एक सेकंड सुन लीजिए, एक कहावत है कि आप कर्ज लीजिए और घी पीजिए। तो सारी सरकारें वही कर रही हैं कि कर्ज पे कर्ज लेती जा रही हैं और घी पीनी चाहिए, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो। तो इकोनॉमी की तो शरद जी एक चीज इसमें है कि न्यू पेंशन स्कीम में भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका पीएफ नहीं जाता है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम का पैसा मार्केट में लग रहा है, 40% पैसा कभी मिलता नहीं है, उसका ब्याज मिलता है, 60% लोगों को मिल जाता है। और वो पैसा, वही पैसा जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, उस पैसे को यदि आप एक लार्जर स्केल पर देखें तो मोटे तौर पर लाइफ स्पैन में उसको वही मिल रहा है कर्मचारी को, कि आप एक बार में ना देकर के हर महीने 50% रकम दे रहे हैं सैलरी के बराबर। क्या बुरा है? और दूसरी चीज ये है इसी से जुड़ी हुई कि अगर सब अपने लाभार्थी बना रहे हैं, लोग वोटर को खरीद रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी यदि ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से ईवीएम कंट्रोल करने वाली पूरी मशीनरी को ही खरीदने की पर दांव लगा रही है, क्या बुरा है? 0.9% वोटों से हिमाचल का फैसला हुआ। आपके स्टेटमेंट में ही सब छुपा है कि आपने अभी खुद कहा कि अगर कांग्रेस खरीदने वाली चलाने वाली मशीनरी को खरीद रही है तो अपने आप इसी में ही है कि ये आप इसको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानते हैं कि ईवीएम चलाने वाली मशीनरी को खरीद रही है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को मैं एक अच्छी योजना मानता हूं, मैं इसके पीछे की मानसिकता को अच्छा नहीं मानता। जी, ये आपका अपना नजरिया है, लेकिन मेरा आई हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। तो मुझे लगता नहीं कि ये अच्छी चीज है। जी, मैं आ रहा हूं अभी समीरात्मा जी आपके पास। समीरात्मा जी, क्या लग रहा है आपको मध्य प्रदेश के चुनाव में जो अलग अलग सेक्शंस के नौजवानों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, पार्टियों की इन फाइटिंग तो खैर है ही, इन सब के बीच
कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं जो जाति जनगणना से जुड़े हुए हैं। सुनीलम जी जैसे लोग इस मुद्दे को लेकर गांव गांव में मध्य प्रदेश में पूरी समाजवादी धारा के लोग एक अलग तरह की चेतना पैदा करते हुए दिख रहे हैं। क्या लगता है, हिंदुत्व का चुनावी कार्ड यदि एक बार मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ध्वस्त होता है तो क्या उसे 4 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा करना इतना आसान रह जाएगा? अभिषेक जी, पुराने उदाहरण तो यही बता रहे हैं कि बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा, मतलब ध्वस्त हो सकता है, हो जाएगा तो हम कैसे कह सकते हैं। तो ये इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और वैसे भी लेकिन एक बात है, अगर हम पिछले बार की तुलना में देखें तो पिछली बार ये नहीं कहा जा रहा था कि विधानसभा भी मोदी जी लड़ रहे हैं और लोकसभा 4 महीने बाद जब लोकसभा होगा तो वो भी मोदी जी लड़ रहे हैं। पिछली बार कहा गया था कि नहीं, विधानसभा मध्य प्रदेश वाले ही लड़ रहे हैं। तो अब की बार अगर ये ध्वस्त हो जाता है कि मध्य प्रदेश में मोदी जी ध्वस्त हो गए, तो मुझको लगता है फिर मध्य प्रदेश वाले कहेंगे कि फिर अब केंद्र ही में क्यों ले जाएं। तो 2018 वाली चीज हो सकता है कि ना रिपीट हो, लेकिन बहुत विश्वसनीयता के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो हिंदुत्व है इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं मध्य प्रदेश में। और गुजरात की तरह से ही वो भी एक बड़ी प्रयोगशाला रहा है हिंदुत्व का। और 3 बार 4 पिछले बार को भी आप कॉन्टिन्यूअस ही मान लीजिए, थोड़ी सीटें ही तो कम थी। तो ये लगातार इतने बार से वहां सरकार में बने रहना, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बने रहना, इतने बड़े व्यापक घोटाले में कि इतनी ज्यादा एक किसी घोटाले में इतनी हत्याएं हुई हो, मौतें हुई हो नहीं है, फिर भी सरकार का रिपीट कर जाना, तो इसका मतलब कि बहुत सारे कुछ एक फैक्टर्स ऐसे हैं जो इन सब चीजों के ऊपर चले जाते हैं, और उनमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर हिंदुत्व भी है। तो मुझको लगता है कि कोई आवश्यक नहीं है कि विधानसभा में अगर नकार भी दे तो कोई ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा में भी उसको नकार दिया जाएगा। नहीं, वो हिंदुत्व का फैक्टर एक बार फिर आ सकता है लोकसभा चुनाव के लिए। जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी हम सुनीलम जी से ले रहे हैं कार्यक्रम खत्म करने के पहले। सुनीलम जी, नीतीश कुमार ने जो डेंट लगाया है चुनावी हिंदुत्व में, मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे हैं कि सत्ता में आते ही हम जाति जनगणना कराएंगे, राजस्थान में अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सत्ता में आते ही हम जाति जनगणना कराएंगे, और अलग अलग कल्याण बोर्ड भी राजस्थान में गठित हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में गठित होने की बातें हो रही है अलग अलग जातियों के। यदि लोकसभा चुनाव के पहले कमलनाथ ने जाति जनगणना के आंकड़े, जाति जनगणना कराकर उसके आंकड़े जारी कर दिए, सत्ता में यदि वो आते हैं और जाति जनगणना कराकर उसके आंकड़े आचार संहिता लोकसभा की लगने के पहले जारी कर देते हैं, तो लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का परिदृश्य क्या हो सकता है? अभिषेक जी, एक तो बात यह है कि जाति जनगणना अहम मुद्दा है मध्य प्रदेश में। ओबीसी के जो संगठन है, ओबीसी महासभा टाइप, बहुत सक्रिय हैं, और कांग्रेस ने तो बहुत सारे ओबीसी को टिकट दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा गया कि ओबीसी को जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। तो ओबीसी वाला मुद्दा तो है ही है। अच्छा ये होता कि यहाँ पर इंडिया की जो रैली प्लान हुई थी उसको जो कमलनाथ जो है जिन्होंने कैंसिल करा दिया, अगर वो नहीं कराते, वो रैली अगर हो जाती, तो मुझे लगता है कि जीत जो है वो पहले से सुनिश्चित हो जाती। जाति जनगणना के मुद्दे के इर्द गिर्द ही यहाँ पर काम हो जाता और वो 2024 तक भी उससे लाभ होता। लेकिन अब कमलनाथ जी की अपनी समझ है, कांग्रेस पार्टी की अपनी समझ है। मैं एक और बात ये कहना चाहता हूँ, जाति जनगणना को, इसको लेकर के, ओल्ड एज पेंशन को लेकर के, मैं अभी जहाँ बैठा हुआ हूँ विधानसभा में, मैं बैठा हूँ यहाँ पर विधानसभा के कर्मचारी से बात कर रहा था, तो ये कह रहे थे मुझसे कि भाई मामला एकदम साफ, जो हमारे को ओल्ड एज पेंशन का इंतजाम करेगा हम उसको वोट देने का काम करेंगे। भले ही, मतलब ये बात सोचिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो शाखा में जाते हैं, जो संघ से जुड़े हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारा सोचेगा हम उसका सोचेंगे, हम क्या करेंगे इसके अंदर। इतना इसका बहुत अच्छा सुनीलम जी, एक बात बताइए, यही एक सवाल है, अगर सुनीलम जी, अगर कमलनाथ ने कह दिया कि ओल्ड एज पेंशन, तो हम मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, लोकसभा में लोग भाजपा के साथ चले जाते हैं। अगर कमलनाथ ने कह दिया कि ओल्ड एज पेंशन तो हम देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन शाम में कैबिनेट बुलाकर तब देंगे, विधानसभा के बाद नहीं, लोकसभा की मतगणना के बाद, तब क्या होगा? क्या कर्मचारी लोकसभा चुनाव तक के लिए के खिलाफ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो देना होगा, जब घोषणा होगी तो देना ही पड़ेगा, उसमें कोई सवाल नहीं है।
ये जो है एक दिन पहले एक दिन बाद का सवाल नहीं एक है। कांग्रेस आखिरी पार्टी सवाल अपना सुनीलम जी, कल संक्षिप्त जवाब कमिटमेंट आपसे। करेगी तो उसको पूरा करना पड़ेगा। जी जी। सुनीलम जी, एक संक्षिप्त जवाब, समय खत्म हो रहा है, बेहद संक्षिप्त जवाब से, क्या नीतीश कुमार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आमंत्रित किए जाएंगे? जाति जनगणना के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर को, मंडल चेतना के सबसे बड़े राजनीतिक खिलाड़ी को क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इनवाइट करेगी इस चुनाव में? ये तो कांग्रेस पार्टी बता पाएगी। और जो है जो कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए नीतीश आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी नीतीश कुमार ही बता पाएंगे। अच्छा ये होता, मैं इस बात को जी बार बार कह रहा हूं और आज भी मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन अगर एक साथ लौटता और फिर इंडिया जी गठबंधन के लीडर्स जो है, चीफ मिनिस्टर सहित यहाँ पर प्रचार प्रसार से, तो उससे न केवल मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार की गारंटी हो जाती, बल्कि आगे का 2024 का रास्ता भी साफ हो जाता। लेकिन ये रास्ता कांग्रेस ने पसंद नहीं किया। कांग्रेस ने अभी तक जो है गठबंधन जो भी कुछ था, लेफ्ट यहाँ पर 25-30 सीटें लगातार लड़ता रहा है 52 के बाद में। तो कुछ सीटें कुछ 2-4-5 सीटें उन्हें दे सकते थे, है ना, 8-10 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को दे सकते थे। आखिरकार कांग्रेस अगर सरकार बनाने का सोच भी रही होगी तो कितना लेगी? आप सोचिए, है ना, कोई मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी सीट ले सकते हैं? तो मतलब कम से कम 100 सीट तो हारेंगे कि नहीं हारेंगे? तो कम से जी कम जो उन्हें लगता है हारी सीटें वही दे देते वो। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। तो अगर वो स्प्रिट होती तो नीतीश कुमार के बारे में मैं आपको भी कह देता कि नीतीश कुमार आएंगे। लेकिन जब आप इंडिया की स्प्रिट अगर जो है दिखलाई नहीं पड़ेगी कांग्रेस पार्टी के अंदर यहाँ पर, तो फिर इंडिया के कितने लीडर आएंगे ये तो वही तय करेंगे। उसके बारे में मेरा टिप्पणी करने का कोई मतलब। बिल्कुल आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बढ़त जरूर है, लेकिन इस बढ़त के बावजूद इंडिया गठबंधन के बीच की दरारें भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिखने लगी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ समझौता नहीं हुआ। नीतीश कुमार को कांग्रेस मध्य प्रदेश में बुलाएगी या नहीं बुलाएगी, और जब तक नीतीश कुमार नहीं आएंगे तब तक जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस पार्टी जनता के बीच ग्रास रूट लेवल तक पेनिट्रेट करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, ये सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब चुनाव की मतगणना के दिन 3 दिसंबर को ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी बढ़त के बावजूद अंतर्द्वंद से घिरी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ने के बावजूद और पिछड़ने के साथ साथ कई बड़े नेताओं के राजनीतिक करियर के पिछड़ने का भी एक गवाह बनती हुई दिख रही है। ये चुनाव इसका गवाह बनता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं कांग्रेस अंतर्द्वंदों के बावजूद आगे बढ़ती है या भारतीय जनता पार्टी अंतर्द्वंदों के बावजूद आगे बढ़ती है। जो भी हो, इस बार का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव आने वाले कई सालों की मध्य प्रदेश की सियासत को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर सुनीलम जी, समीरात्मज मिश्र जी और शरद गुप्ता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।